Hello everyone, this is Ritesh Kumar and you are watching Brain Tracer. In this video, we are going to talk about the chapter Human Eye and the Colorful World. Before starting the chapter, let's talk about some topics we'll use in this chapter. हमें कुछ टॉपिक्स को स्टडी करना होगा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि वैसे तो देखिए ये जो भी टॉपिक मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सभी टॉपिक चैप्टर 10 लाइट चैप्टर से आए, लेकिन इन टॉपिक्स को मैंने फिर भी 11 चैप्टर में कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स 11 चैप्टर में भी आएंगे। ये जो 11 चैप्टर है वो 10 से रिलेटेड है। रिलेटेड क्या है? कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द चैप्टर 10। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये सभी आप जानते ही होंगे क्योंकि ये चैप्टर्स आपने वैसे भी कवर कर लिया होगा, बट फिर भी जिन बच्चों को थोड़ा भी कंफ्यूजन है वो ना रहे इसके लिए मैंने ये टॉपिक लिया है। लेट्स स्टार्ट दिस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? किसी भी नॉन ट्रांसपेरेंट प्लेन से, किसी भी नॉन ट्रांसपेरेंट प्लेन से लाइट की रेस को टकराकर वापस लौटना, दैट इज रिफ्लेक्शन। इसका एग्जांपल जैसे हम मिरर देखते हैं ना, अपना चेहरा देखते हैं मिरर में, वो भी एक एग्जांपल हो सकता है। ये व्हाइट बोर्ड पे फिलहाल आपको थोड़ी थोड़ी चमक अगर लाइट की दिख रही हो तो वो भी है एक रिफ्लेक्शन का एग्जांपल। और आप बर्तन देखते हो, बर्तन में जब आप अपना चेहरा भी देख पाते हो, कई बार इतना शाइन कर रहा होता है, जब नया होता है तो पुराना हो जाता है तो बेकार हो जाता है, अजीब सा लगता है, साफ नहीं दिखता उसमें। बट जब नया होता है तो उसमें चेहरा आप देख सकते हो। दैट इज दीज ऑल एग्जांपल्स आर अबाउट रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं वो स्टडी कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ये प्लेन है, मिरर है, ये तीनों यानी इंसिडेंट रे देखिए आकर टकरा रहा है मिरर से, टकराकर वापस लौट गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ये नॉर्मल क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, आप ये भी स्टडी कर चुके होंगे 10th क्लास में, बट फिर भी लेट्स डू दिस अगेन। वो रे जो मिरर से आके टकरा रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड, टकरा करके लौट रही है, मैं यहाँ पे एरो ना दे रहा हूँ, टकरा करके वापस लौटना दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। और ये नॉर्मल, इस नॉर्मल की क्या जरूरत है, हम क्यों बनाते हैं नॉर्मल को? लेट्स डू दिस। सपोज कीजिए कि सरफेस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, शाइनी है बट टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक रे देखता हूँ, सपोज कीजिए ये वाले पॉइंट पे, और टकरा कर इधर लौट गया। अब मैं अगर एंगल इस वाले पोजीशन में बनाना चाहता हूँ तो ये तो यहाँ टेढ़ा मेढ़ा है, ये एंगल मेरा फिक्स बैठेगा ही नहीं। तो इस फिक्स एंगल को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस परपेंडिकुलर लाइन को हमने कह दिया नॉर्मल। ये नॉर्मल इसीलिए बनाना जरूरी होता है। ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे से बनने वाले एंगल को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से बनने वाले जो एंगल है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं रिफ्लेक्शन में, ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्शन में ये दोनों इक्वल होते हैं। बट अगर हम रिफ्लेक्शन बात करें, रिफ्लेक्शन मतलब कोई ट्रांसपेरेंट प्लेन से किसी लाइट की रे का पार निकल जाना, दैट इज रिफ्लेक्शन। इसमें जो लॉ है उसमें साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है। अभी क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये हम देखेंगे थोड़ी देर में। एंड जो फर्स्ट लॉ था दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये सेम ही रूल है इसके लिए भी। देखिए अगर मैं कोई सरफेस बनाऊं, जैसे कि प्लेन, जिसमें से लाइट टकरा करके पार निकल जाए इस टाइप से, ऐसे, तो इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। इसमें ये जो मैं वहां पर ना शो करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ ताकि ये स्लैब का और इस रूल का दोनों में रिलेशन मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर रे आ रही है और इस स्लैब से टकरा रही है। हम यहाँ देख सकते हैं कि इस रे को आना दैट इज इंसिडेंट रे, टकरा करके पार निकल जाना दैट इज रिफ्रैक्शन। सॉरी गलत लिख दिया है मैंने, रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्टेड रे टकरा करके फिर से वापस एक दूसरे मीडियम में आ जाना जिसमें जो पहले था, दैट इज इमर्जेंट रे। ये जो रे पार निकल गई दैट इज इमर्जेंट रे। नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बन रहा है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट, हमेशा आई इंसिडेंट होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर रिफ्लेक्शन होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ई इमर्जेंस होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस।
इस स्लैब से ये रे बाहर निकल जा रही है, इसलिए इमर्जेंट रे इमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है। अब इन सभी के नाम हमने देख लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन एंड इमर्जेंस क्या होता है देख लिया, लॉज देख लिए रिफ्लेक्शन के और रिफ्लेक्शन के। इसके बाद कुछ और भी चीज देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और भी लॉस हैं, वो भी देखिए। ये जो मीडियम है, मैंने माना कि ये रेयर है, कम डेंस है। रेयर मतलब डेंस कम है, और ये ज्यादा डेंस है, ठीक है। देखो, कम डेंस से यानी रेयर मीडियम से, अगर डेंस मीडियम में, मैंने मीडियम नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में अगर रे जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। और अगर रेयर डेंस मीडियम से अगेन रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे 11th चैप्टर में। हम इसको हर एक जगह पर टॉपिक को स्टडी करेंगे, और विश्वास कीजिए आप, मुझे ऐसा लगता है जितना मैं इस चैप्टर को समझता हूँ उतना आप भी समझ पाओगे। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। मैं इससे रिलेटेड मेरे लाइफ में भी बहुत सारी चीजें घटी हैं, मुझे मैं उसमें से शायद एक आध स्टोरी आपको सुनाऊं, मुझे मजा आएगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं अभी। अब हम बात करने जा रहे हैं एंगल ऑफ, सॉरी, अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिज्म की। व्हाट इज प्रिज्म? देखो, प्रिज्म, मेरे पास प्रिज्म पड़ा हुआ है, मैं लाना भूल गया। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रिज्म ला दूं और आपको दिखाऊं कि प्रिज्म कैसा होता है। वैसे इसमें दो ट्राइंगुलर सरफेस होते हैं, दो ट्राइंगुलर सरफेस होते हैं, और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। तीन रेक्टेंगुलर सरफेस, तो मैं दिखा दूंगा इसको कैसा होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या यहाँ पे हम बात करते हैं इसके फीचर्स के लिए के बारे में। देखो, कोई भी एंगल हमने देखा कि डेंस रेयर से डेंस में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एंगल, सॉरी, एक रे प्रिज्म से के इस सरफेस ए बी से टकरा रहा है, टकराने के बाद ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। हम सभी ये बात जानते हैं कि ये जो प्रिज्म होता है ये कांच का होता है, ग्लास का होता है। ये मीन्स एयर से ज्यादा डेंस है। तो अगर कम डेंस से यानी रेयर मीडियम से डेंस में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा। फिर आगे डेंस से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगा, तो ये बेंट हो रहा है। अब यहाँ पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को स्टडी कर लेते हैं, कुछ और भी एंगल्स उनको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये आई इंसिडेंट रे है, आर फोर रिफ्लेक्टेड रे। बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछने वाला है। आपको फिगर बनाएगा, फिगर बना के बोलेगा कि ये इसमें बताइए कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सा इंसिडेंट रे है। आपको एंगल का नाम दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से, और पूछेगा वो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ठीक है। अब देखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट देख लिया हमने, रिफ्लेक्शन देख लिया, एंगल ऑफ इमरजेंस देखिए, इमरजेंस। यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस मतलब जो रे है वो बाहर निकल रही है, यानी एंगल ऑफ इमरजेंस ये वाला एंगल होगा नॉर्मल से जो बन रहे हैं, नॉर्मल और इमरजेंट रे के थ्रू बन रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए कि ये जो रे है अगर ये सीधी जाती, बेंड नहीं होती, तो ये कुछ इस तरह से जा रही होती है ना। और अगर ये इमरजेंट रे, इसकी बात करें, इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे करें तो ये इस इंसिडेंट रे को इस पॉइंट पर टच कर दी, यानी कि इंटरसेक्ट कर दी। यहाँ पर देखो, ये एक्चुअली इस एंगल यहाँ पर जो बन रहा है ये वाला एंगल बनना चाहिए था, बट बन क्या रहा है, ये वाला एंगल। मतलब ये डेविएट हो गया, चेंज हो गया। तो जो एंगल है इसका नाम हमने रख दिया एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये जो एंगल आप देख रहे हो, एंगल ए, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। दो लैटरल सरफेस के बीच जो बनने वाला एंगल है ना, उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल जो प्रिज्म है वो थोड़ा चौड़ा भी हो सकता है, थोड़ा पतला या नुकीला भी हो जाए, ठीक है। इसीलिए इसका भी जानना जरूरी है क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन में काम आता है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें ये जो 11th चैप्टर है इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स गो फर्दर। आई होप कि आपने जो भी मैंने यहाँ समझाया था वो लर्न कर लिया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो बैकवर्ड कीजिए और उसे लर्न कीजिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। हम इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले, इस चैप्टर के टॉपिक्स को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को देख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, कोई भी कलर हमें क्यों दिखाई देता है, ये कलर क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ कि जो व्हाइट कलर है वो कई सारे रंगों से मिलकर बना है, और जब कोई रे, लाइट की रे
किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो उसमें से कुछ कलर वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ कलर उस वो रिफ्लेक्ट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये नोटबुक अगर लूं तो इसमें आप बहुत सारे कलर देख पा रहे होगे, रेड है, येलो है, व्हाइट है, ब्लैक है, इस मार्कर के अंदर भी रेड है, व्हाइट बोर्ड के अंदर ये व्हाइट कलर है, टी शर्ट देखिए ब्लू कलर का है, ये कैप डार्क ब्लू कलर का है। तो ये सभी अलग अलग कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है कि ये अलग अलग डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो लाइट से बल्ब से आने वाली जो लाइट है, इस कमरे में जो बल्ब लगे हुए हैं उनसे आने वाली जो लाइट है वो व्हाइट कलर की है। देखो ये व्हाइट कलर जो है ये बहुत सारे डिफरेंट कलर से बना है, मेनली 7 कलर से बना हुआ है, उनसे बाकी के कलर्स मिलके बनते हैं। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, इस कॉपी के इस पेज पर, इस सरफेस पर ये लाइट आकर टकरा रही है, इनकी रेस, इनफाइनाइट रेस आकर टकरा रही है, टकरा करके ये वाला जो हिस्सा है रेड कलर वाला, ये रेड कलर को छोड़कर, मतलब रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, रेड को छोड़कर बाकी जितने भी कलर्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और बचा हुआ जो रेड कलर है ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है ना, टकरा के बाहर निकल, सॉरी टकरा के वापस लौटना, रिफ्लेक्शन। इस तरह से ये येलो कलर देखिए, यहाँ येलो में भी बहुत सारे कलर हैं, डार्क येलो, लाइट येलो, ये जो कलर्स हैं इनको छोड़ करके बाकी सारा कलर ये जो पोर्शन है इस पेज का वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और बाकी ये जो कलर है ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। इसी तरह से ये टी शर्ट ब्लू है, लाइट ब्लू को ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी लाइट ब्लू एब्जॉर्ब ना होने की वजह से ये रेज मेरे टी शर्ट से बाहर निकल रही है और हमारी आंखों तक पहुंच रही है। इसी तरीके से इस डार्क ब्लू कैप में भी ऐसा ही है, ये डार्क ब्लू कैप डार्क ब्लू कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, बाकी सभी कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और रिफ्लेक्शन की वजह से वो रेज हमारी आंखों तक पहुंच रही है और वो हमें ये कैप जो है ब्लू दिखाई दे रहा है। ये छोटी सी चीज तो आपको समझ में आई गई होगी, रिफ्लेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। आपने देखा 10th क्लास में भी रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, सॉरी 10th चैप्टर में भी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, और 11th में भी देखो फिर से रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। अभी कई बार हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। तो कलर में रिफ्लेक्शन काम आता है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, ये व्हाइट मार्कर में दो कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, बाकी कलर्स भी हैं, बट मुझे ब्लैक और व्हाइट पे ही अभी फिलहाल बात करना है। व्हाइट कलर व्हाइट को दिखता है, आप कहोगे कि व्हाइट का रिफ्लेक्शन क्या नाम है, रिफ्लेक्ट करता है, यस कोर्स रिफ्लेक्ट करता है। ये व्हाइट कलर, ये जो आने वाली जो व्हाइट कलर है उसको कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट कंप्लीटली नहीं कह सकते। देखो एक बात ध्यान रखना, कोई भी सरफेस, अभी तक कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो कंप्लीटली किसी लाइट के रेज को 100% रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट कर दे, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट कर दे, कोई भी नहीं। अच्छा कोयला भी आपने देखा होगा ब्लैक होता है, बट थोड़ा थोड़ा वो भी शाइन करता है। शाइन करने का मतलब क्या है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ ज्यादातर तो वो ऑब्जर्व कर ले रहा है, बट थोड़ा बहुत लाइट जरूर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब हमारी तरफ भेज रहा है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी व्हाइट कलर जो दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है। ये ब्लैक कलर क्यों दिख रहा है, ब्लैक? अब आप कहोगे कि सर ये ब्लैक इसलिए ब्लैक दिख रहा है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ब्लैक ही ऐसा कलर है जो बिना रिफ्लेक्शन के, मतलब रिफ्लेक्शन ना होने की वजह से दिखता है। एक्चुअली हम कहते हैं ब्लैक दिखता ही नहीं है। मैं समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए ब्लैक ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि ये जो ब्लैक कलर है ये कंप्लीटली व्हाइट को, कंप्लीटली फिर वर्ड गलत यूज कर रहा हूं मैं, ज्यादातर लाइट की रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंस यहाँ पर व्हाइट कलर ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो ये यहाँ से आने वाली जो मतलब व्हाइट कलर है वो आ ही नहीं रही है मेरी आंखों तक या आपकी आंखों तक, और इसीलिए ये व्हाइट कलर हमें दिख नहीं रहा है। सिंस व्हाइट कलर नहीं है तो क्या बचा, ब्लैक, कुछ भी नहीं। यहाँ ब्लैक होता कुछ नहीं है एक्चुअली, आप नेट पे सर्च करना आपको दिखाई देगा, ब्लैक इज नॉट अ कलर, ब्लैक कलर नहीं है। बट अभी क्या करें, कलर ही बोलेंगे उसे, दिखता नहीं है तो कलर ही होगा ना वो। ओके, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। हम इसमें जो चैप्टर में आज स्टडी करने वाले हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड देखो वगैरह आ गया। इसमें हम इसे कुछ चैप्टर्स को स्टडी करने वाले हैं, सॉरी टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। लेट्स डू दिस। पहला टॉपिक तो प्रिज्म का मैंने बता दिया था आपको, वहां पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट एंड इमर्जेंस क्या था। अब हम उसके डायग्राम को स्टडी करने वाले हैं, कैसे बनता है, ठीक है, रेस कैसे जाती हैं, कैसे वो डिस्पर्स होती हैं वगैरह वगैरह। देखिए शुरू करें। देखिए ये रे जा रही है, टकराने के बाद सीधी साथ ये नॉर्मल है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर से डेंस भी जा रही है, मुड़ जाएगी, ये मुड़ गए। लेकिन क्या ये सिंगल रे होगी, नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा कि कलर्स में ये क्या नाम डिस्पर्स होने शुरू हो जाएंगे, बटने शुरू हो जाएंगे।
ये इस तरह से कुछ कलर्स में बटेंगे, ठीक है, इस टाइप से। और ये कलर फिर और आगे, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हो कि आप ये जो रे है ये प्रिज्म से यानी कि रेयर से सॉरी डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये और ज्यादा फैल जाएगी, क्योंकि नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये और ज्यादा एंगल बनाएगी। देखिए इस टाइप से ये जो रेस आप देख रहे हैं ना, ये अलग अलग कलर्स की हैं, इन्हें हम कहते हैं विबज्योर। अच्छा, विबज्योर में आर ऊपर होता है या नीचे, या फिर वी ऊपर होता है या मतलब आर ऊपर होता है या वी नीचे होता है, या वी ऊपर होता है आर नीचे होता है? कंफ्यूजन है? मत होइए। मेरा नाम क्या है आप नीचे सेक्शन में देख सकते हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। रितेश मेरा नाम है और मैं ऊपर रहना पसंद करूंगा, यानी ये आर ऊपर रहता है और वी यानी वॉलेट नीचे। ओके, विबज्योर, VIBGYOR, विबज्योर। वी फॉर वॉयलेट, ये लिखना क्या है बुक में भी है आपके, मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ये व्हाइट कलर सोच के देखिए आप, ये व्हाइट कलर, नेचर भी क्या चीज है, व्हाइट कलर को नेचर कैसे इन 7 रंगों में बांट देती है। जैसे हमारे देश में अलग अलग धर्म प्रजाति के लोग हैं और हम सब एक साथ इस देश में रह रहे हैं, कितनी बड़ी बात। खैर, ये था डायग्राम प्रिज्म का, और ये बहुत मतलब सही है, एक्चुअली ऐसे ही बनता है। कुछ बच्चे ये ऐसे बनाया इस टाइप से, इसको मिलाया और ऐसे फैला देते हैं, ऐसा नहीं होता, यहाँ से भी फैलता है, कुछ कुछ यहाँ से भी डिस्पर्स होता है, कुछ आगे भी डिस्पर्स होता है, ठीक है। अब आगे टॉपिक चलते हैं। अगर मुझे इन कलर्स को वापस सिंगल कलर यानी कि व्हाइट कलर में बांटना हो तो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स यहाँ पर इस प्रिज्म को एक और प्रिज्म लेंगे और उल्टा कर देंगे, ये सारी लाइटें इस प्रिज्म के ऊपर लगाएंगे और फिर से यहाँ पर अगेन व्हाइट कलर ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो यहाँ पर रेड से लेकर वॉयलेट तक, अब कुछ चीजें याद रखनी होंगी आपको। यहाँ पे रेड से लेकर वॉयलेट तक जो एंगल ये चेंज हो रही है, ये क्यों हो रही है? एक्चुअली रीजन ये है कि जो रेड है उसकी वेवलेंथ, मैं यहाँ पर रेड की वेवलेंथ बना रहा हूँ, काफी बड़ी होती है। ये वेवलेंथ है, आपने 9th में वेवलेंथ को या फिर वेव को स्टडी किया होगा, इसके बारे में हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। और विबज्योर की बात करें तो ये सबसे कम इसकी वेवलेंथ होती है। ये वेवलेंथ है ना, इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ है, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। लैम्डा जिसे कहते हैं, लैम्डा इज अ ग्रीक वर्ड ऑफ कोर्स, अल्फा बीटा गामा की तरह। ये भी एक लैम्डा है बट छोटा है, ठीक है। जो छोटे लैम्डा वाले हैं यानी कि जिनके वेवलेंथ छोटी है, वो ज्यादा डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा बैंड होते हैं। और जो रेड कलर वाला यानी कि जो जिसमें जिसमें वेवलेंथ बड़ा है, वो कम बैंड होते हैं। अब उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ज्यादा वेवलेंथ कम बैंड, कम वेवलेंथ ज्यादा बैंड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से क्यों बताया, क्योंकि हम आगे के टॉपिक्स में इसको स्टडी करने वाले हैं। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि सर रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है या ब्लू का ज्यादा होता है, यानी कि वॉलेट का ज्यादा होता है। तो ये तरीका मैंने बता दिया आपको किसका कौन सा ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और, आप ज्यादा नॉलेज लेना पसंद करोगे या कम? ऑफ कोर्स ज्यादा। आर फॉर रितेश, और रितेश ज्यादा नॉलेज देना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर वेवलेंथ बड़ी है। खैर ये मजाक है और कुछ नहीं। ओके, इसके आगे में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेनबो। रेनबो कैसे बनता है? रेन बो, रेन बरसात, बो धनुष। बरसात वाली जो धनुष है कलरफुल जो आप देखे होंगे, कैसे बनती है? इंद्रधनुष बोलते हैं ना उसको, है ना। देखो ये कैसे बनता है, होता क्या है एक्चुअली, ये जो प्रिज्म द्वारा जो फिनोमेना था ना, ये इसी की वजह से बनता है। होता क्या है, यहाँ देखिए, मैं एक एक स्टेप को समझा रहा हूँ कि ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, छोटा सा पानी की एक बूंद है, बहुत छोटी बूंद है। मान लेते हैं कि एक रे इधर से ऐसे टकरा रही है, इसके आगे रहते ऐसे, ये टकराई, ये इसका नॉर्मल है। तो हमें पता है कि ये जो है, देखो ये पानी है, ज्यादा डेंस होगा, तो एयर है कम डेंस होगा, तो ये रेयर से डेंस में जा रहा है, यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। ये लो मुड़ गया, ठीक है। अब कुछ लाइट तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, थोड़ा सा लाइट पार हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस टाइप से। ज्यादातर इसमें रिफ्लेक्शन होता है, ज्यादातर रिफ्लेक्शन होता है। ओके,
ये जो रिफ्लेक्शन होगा हमें पता है, ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा ये, तो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, सॉरी ये गलत बन गया, ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा इस टाइप से। और ये देखो यहाँ पर एक और नॉर्मल है, ये यहाँ पर देखो पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन REFRA है ना, रिफ्रैक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन L, रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से टकरा करके फिर से बाहर निकल रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, और ज्यादा पड़ जाएगा, ये थोड़ा और दूर हो जाएगा इस टाइप से। यहाँ पर जो आप सिंगल रे देख रहे हो, ये सिंगल रे नहीं होता। यहाँ पर जैसे यहाँ हमने देखा एक रे आई और ये कई सारे कलर में धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, फिर आगे और डिस्पर्स हुई। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। देखिए ये छोटा सा एक लाइन और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस टाइप से, ये बहुत सारे कलर को शो करता है। ये टकराएंगी सारी रेस और टकरा करके और भी ज्यादा फैल जाएंगी इस टाइप से, और ये और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे एक और ड्रॉपलेट होगा, ये इन्हें और फैलाएगा, फिर आगे और एक और ड्रॉपलेट होगा, ये इन्हें और फैलाएगा, और इस तरीके से करते करते एक रेनबो तैयार हो जाता है। ये कलर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जितना ज्यादा डेंस वाटर ड्रॉपलेट होगा उतना ज्यादा क्लियर व्यू आपको मिलेगा, इसीलिए पहाड़ों पर ज्यादातर ये ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। दूसरी बात, कई सारी जगहों पर तो ऐसा भी होता है कि दो दो रेनबो, एक छोटा नीचे एक ऊपर बड़ा, ऐसा भी व्यू देखने को मिलता है। आप चाहो तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, ये तो खैर बहुत कम देखने को मिलता है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो रेनबो दिखता है वो हमेशा सनलाइट के ठीक उल्टी साइड बनती है, जैसे जिस तरफ सन है उसके उल्टी साइड। सपोज करिए कि मैं बीच में खड़ा हूं, आप सनलाइट की तरफ हो, तो अगर रेनबो देखना है तो आपको इस तरफ देखना होगा, व्हाइट बोर्ड की तरफ। मतलब मेरी जो पीठ है वो सन की तरफ होनी चाहिए और फ्रंट होना चाहिए रेनबो की तरफ, हमेशा उल्टी साइड। आप अपने खुद भी बना सकते हो रेनबो, बहुत इजी है, बताता हूँ कैसे। सन की उल्टी साइड खड़े हो जाइए और बस कपड़ा लो, गीला कपड़ा, और ऐसे हवा में मारो, आप देखोगे छोटा सा हल्का सा रेनबो कुछ सेकंड्स के लिए बनता हुआ दिखाई देगा आपको, बट वो बहुत हल्का होता है। ओके, ये टॉपिक था हमारा रेनबो का। देखो मैं कुछ भी यहाँ पर ना, एक बात ध्यान रखना, मैं नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, मैं सिर्फ टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ आप लोग, मैं सिर्फ टॉपिक क्लियर, क्योंकि मैं जब चैप्टर शुरू करूंगा तो आपको दिक्कत ना आए, बस ये सोच करके मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक लिखा नहीं है मैंने, बाय मिस्टेक छूट गया है मुझसे, बट कोई नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, जलते बुझते हैं, क्यों है ऐसा, क्यों होता है। देखिए सपोज कीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमोस्फेयर है। सपोज कीजिए कि बहुत दूर से, यहाँ पर स्टार में मान ले रहा हूँ, ये बहुत दूर से स्टार की रेज आ रही है इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, थोड़ा छोटा ही होगा, बंदा तो बहुत छोटा होगा, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर। इस पॉइंट पर जहां पर ये एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, यहाँ बहुत तरह तरह के अलग अलग एयर के, मतलब एयर पार्टिकल्स मौजूद होंगे, एयर के लेयर्स होंगे। इन लेयर से जब ये ऑब्जेक्ट, सॉरी, रेस टकराएगी, तो अलग अलग डेंस एयर के लेयर्स हैं, तो ये अलग अलग डेंस होने की वजह से जो रेज आ रही हैं ये बैंड होना शुरू होंगी, कभी नॉर्मल की तरफ, कभी नॉर्मल से दूर, कभी नॉर्मल की तरफ, कभी नॉर्मल से दूर, कभी नॉर्मल की तरफ, कभी नॉर्मल से दूर। और इस तरीके से धीरे धीरे ये इस व्यक्ति की आंखों तक पहुंचेगी, इस पर्सन की आंखों तक पहुंचेगी। ये फर्स्ट रे है। एक सेकंड रे भी ले लेते हैं, कुछ इस तरह से ही पहुंचेगी, मान लिया ऐसे 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 इस टाइप से करके से पहुंच रही। एक थर्ड रे भी ले लेते हैं, ये इस टाइप से होगी, ऐसे 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 कुछ इस टाइप से पहुंच कर इसकी आंखों तक पहुंचेगी। तो जब इस पहली रे के आंखों तक पहुंचेगी तो ये स्टार चमकता हुआ दिखाई देगा। ये रे अब नहीं पहुंची, ये कहीं और बेंट हो गई, बिकॉज ऑफ की जो एयर है वो हमेशा मूव कर रहा है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जो एयर मूव कर रहा है, थोड़ा सा इमेजिन कर पाओगे आप। आपने देखा होगा घर पर या फिर बाहर जब चाय वगैरह बनती है, या फिर जहां पर धूप जो आग वगैरह ताप रहे होते हैं, तो हम बैठे होते हैं, सामने फ्रंट में आग होता है, उसके उस तरफ दूसरी साइड में जो कोई सामान है या कोई बंदा बात कर रहा है, तो उसका मुंह ऐसे से हिलता रहता है, और या उसके सामान जो है ऐसे मूव करता रहता है ना। ऐसा क्यों? देखो, जो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस साइड से, दूसरी साइड से आने वाली जो रेज है वो हमेशा बीच में मतलब उस साइड से आने वाली रेज और मेरी आंखों के बीच में एक एयर की एक लेयर है, दो लेयर है। देखो, एक ठंडे एयर का लेयर है और एक गर्म एयर का लेयर है, हॉट एयर है। ये जो लेयर है, जो ठंडा है वो ज्यादा डेंस होगा, और जो गर्म है वो कम डेंस होगा।
तो जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, फिर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आएगा, तो जो लाइट की रे है वो थोड़ी बहुत मुड़ेगी। और एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह तो रुके हुए हैं नहीं, स्टेबल नहीं है, वो हमेशा चेंज हो रहे हैं, चेंजेबल है, मतलब वो अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं। ऐसे में जो रे है वो और भी ज्यादा मूव करती है, और इसीलिए सामने वाले जगह जो चेहरा है या जो बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मूव करता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो रे आ रही है, यहाँ बहुत सारे एयर के अलग अलग पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, एंड देयर टेम्परेचर इज डिफरेंट। उनकी जो टेम्परेचर हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग लेयर्स फॉर्म करती हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो उनकी आंखों तक रे पहुंच रही है वो बार बार कभी पहुंचती है, कभी दूसरी वाली रे नहीं पहुंचती, कभी तीसरी रे पहुंच जाती है, और इस टाइप से बहुत सारी रेस कभी आती हैं कभी नहीं आती। और इस ये जो पर्सन है, इसको ये जो स्टार है वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। बहुत इजी समझ में आना। बट एक क्वेश्चन आता है कि प्लैनेट्स जो होते हैं या फिर मून भी देख लो आप, वो मूव करते हुए क्यों दिखते हैं, मतलब सॉरी ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखते? देखो बहुत इजी का एग्जाम, इसका सॉल्यूशन वो है, आंसर है, ये स्टार बहुत ज्यादा दूर है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है, बहुत कम रेज हमारी आंखों तक पहुंचती है। बट अगर प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट बहुत बड़ा है और बहुत पास में है, जिसकी वजह से जो ये जो रेस आ रही हैं ये इनफाइनेटली बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, जिससे ये डिस्पर्स होती हैं। और जैसे इसकी रे डिस्पर्स हो रही है वैसे इसकी भी हो रही है, सॉरी डिस्पर्स कह रहा हूँ, रिफ्रैक्ट हो रही है, माफ करना, रिफ्रैक्ट हो रही है। जैसे इसकी रेस रिफ्रैक्ट हो रही है वैसे इसकी भी हो रही है। बट ये देखो रिफ्रैक्ट हुआ, ये भी रिफ्रैक्ट हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, बहुत सारे। मान लिया कि ऐसे 10 करोड़ रेज हैं जो अर्थ की सरफेस से आकर, मतलब उसकी व्यक्ति की आंखों तक आ रही है, जो उनमें से कुछ, मान लिया 10 करोड़ में से 5 करोड़ इधर उधर मूव कर रही है, उसकी आंखों तो पहुंची नहीं, बट 5 करोड़ तो पहुंचेंगी, तो उसे वो मूव करती दिखाई ही नहीं देगी। और वो इतना हल्का होगा, वो इतना हल्का होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा वो उसे लगेगा कि वो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है। और यही रीजन है कि प्लेनेट जो है वो मूव करता हुआ दिखाई देता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या आपको पता है कि जो सनसेट और सनराइज है वो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है? मतलब जो सन है वो तो सेट हो चुका होता है, डूब चुका होता है, बट फिर भी हमको दिखाई दे रहा होता है 2 मिनट तक, उसके बाद वो ऑफ जाता है, मतलब सेट हो जाता है, सॉरी। वैसे यहाँ पर भी वो, इसका रीजन क्या है जरा वो देख लेते हैं। देखो सपोज करो कि ये सन है और सन से आने वाली जो रेज है ये हमारी आंखों तक एटमोस्फेयर से होते हुए आ रही है। देखो ये तो वो होगा ना, नॉर्मल होगा, जब ये वैक्यूम है, हाँ वैक्यूम, वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में आ रहा है, एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तो ये कम डेंस है, रेयर है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है, तो रेयर से डेंस में जाएंगे तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो ये बेंड कर देते हैं भाई, इसको यहाँ से एक पर्सन हटा दे रहा हूँ, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, हाँ कोई पर्सन खड़ा है, उसे ये जो रे है ऐसे इस तरफ से आते हुए दिखाई देगी, क्योंकि सीधी सी बात है वो जिस तरफ से एंगल रेज आते हुए दिखेगा उसको तो ये लगेगा ना ऑब्जेक्ट वहां पर है, उस पॉइंट पर है। तो यहाँ पर इससे क्या लगता है कि जो सन है वो इस पॉइंट पे है, जबकि होता यहाँ पर है। वो इस सन को देख भी नहीं सकता, अगर यहाँ पे एटमोस्फेयर गायब हो जाए तो वो दिखेगा भी नहीं उसको, ठीक है। अब इस पॉइंट पर उसे दिखाई दे रहा है, तो ये जो एंगल बना इसकी वजह से, मतलब ये जो डिफरेंस पैदा हुआ है इसकी वजह से 2 मिनट तक वो इस सन को देख पाता है, यानी कि सनराइज होने से पहले ही वो देख लेता है। ओके यहाँ पर देखते हैं। ओके देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, सन घूमते हुए यहाँ पहुंचा और इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर यहाँ से रेज जा रही है, फिर से वही टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा ऐसे, और थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया, कोई बात नहीं, इसको दिखाई देगा ये कहाँ से आता हुआ, यहाँ से आता हुआ। और इसीलिए इसको जब सन सेट होता है, उसके सन सेट होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखता है, ठीक है। ये एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का एक टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग, स्कैटर होना, फैलना। देखो ये स्कैटरिंग क्या होता है, आपने मेरे पास सामान तो था, बट मैंने मंगाया वो मेरे बच्चों ने लाइट खराब कर दिया। आपने लेजर लाइट देखा होगा चाइना वाला, है ना। हम बचपन में हमने भी बहुत उससे खेला है, आपने भी खेला होगा, डॉग्स को इधर उधर भगाते हैं उससे, बिल्लियों को और डॉग्स को।
देखो वो उससे एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल हो सकता है। 20-30 रुपए का वो सामान है, कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है। मेरा तो टूट गया, नहीं तो दिखाता मैं आपको। आप देखो, एक बकेट के अंदर एक आपसे शीशे की गिलास ले लीजिए, उसके अंदर पानी डाल के थोड़ा सा 2 चम्मच दूध डाल दीजिए, और अब आप उसमें लेजर लाइट ऑन कीजिए। थोड़ा सा दूर से करना है। ये गिलास है और ये लेजर लाइट है इस पॉइंट पर, ठीक है, थोड़ी सी दूरी है। आप देखोगे इस पॉइंट पर आपको वो लाइट दिख नहीं रही है, बट जो गिलास के अंदर पानी है जिसमें दूध डाला हुआ है, वो रे जब इस गिलास से टकराएगी तो वो आपको क्लियर दिखाई देगी जाते हुए, ऐसे अंदर गिलास के अंदर दिखाई देगी जाते हुए। और जहां गिलास से बाहर आप देखोगे तो उसमें लाइट दिखाई नहीं देगी। ये लाइट अंदर दिख क्यों रही है? बिकॉज ऑफ कि जो दूध के पार्टिकल्स हैं, वो लाइट, आने वाली जो लाइट है उसको क्या नाम, स्कैटर कर दे रही है, स्कैटरिंग कर दे रही है। का मतलब क्या हुआ, इसको जरा समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो कि ये गिलास है, ठीक है, इसमें ये पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें मिल्क वगैरह सब कुछ है जो भी हमने डाला था। ये जो ये यहाँ पर लेजर लाइट हमने रखा है, यहाँ से ये लाइट की बीम जा रही है, रे जा रही है, हमें दिखाई नहीं देगी, बस इस पॉइंट पे दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जाने वाली जो बीम है वो इस पॉइंट पर, जहां पर एयर है, वहां एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन, इस टाइप के छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। और जो लेजर लाइट से निकलने वाली जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है ज्यादा। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, जूम है। अब ये जूम करने के बाद ये जो लाइट है, इसकी जो फिगर है वो कुछ टाइप से बनेगी, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। और जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे छोटे, ऐसे ऐसे। अभी क्या इसमें टकराएगा और क्या वो रुकेगा? वो तो सीधा पार निकल जाएगा उससे। हम्म? लेकिन जहां दूध का पार्टिकल्स की हम बात करें तो इससे बहुत ज्यादा बड़े हैं वो, इससे बहुत ज्यादा बड़े हैं। इसकी वजह से अब मैं अगर इसको जूम कर रहा हूँ ना, जूम किया है मैंने, तो जो दूध के पार्टिकल्स तो काफी बड़े हो जाएंगे, इससे तो काफी बड़े होंगे। तो होगा ये कि ये जो पार्टिकल्स हैं मिलके, वो कुछ इस टाइप के दिखाई देंगे, इस टाइप से। और जब इस मिल्क के पार्टिकल से टकराएंगी, लाइट टकराएगी, तो इसके कुछ रेस टकरा करके बाहर, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक और रे बना दिया मैंने, ये एक और रे बना दिया मैंने। तो देखो कुछ रेस तो ऐसे पार निकल गई, कुछ टकरा करके ऐसे फैल जाती हैं, ऐसे फैल जाते हैं और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये जो फैल रही है लाइटें, ये मैं और बना दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप देख सको क्लियर। ये जो लाइटें फैल रही है, ये टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंचती है। इनके इस फिनोमिना को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और अगर ये हम नेचर में देखते हैं, जैसे कि किसी कमरे से में छेद है ना। हमने तो बचपन में देखो, उस समय इंडिया इतना डेवलप नहीं था, इंडिया का पूरा वर्ल्ड इतना डेवलप नहीं था। तो ऐसे ही मकान में रहते थे, बट उस समय झोपड़ियां वगैरह होती थी ज्यादा। जब हम किसी झोपड़ी में जाते थे और उसमें छेद होता था ना, तो उसमें से लाइट आती थी वो सन की, तो दिखता था क्लियर वहां से आ रही है लाइट, ऐसे। और पहले ऐसे गैस पे खाना नहीं बनता था, उतना नहीं बनता था मतलब, बट लोग उसको खाना बनाने के लिए धुएं वाला जो है ना चूल्हा, वो यूज करते थे। तो उसमें धुआं भी क्लियर दिखता था, बिल्कुल आते लाइट आता हुआ दिखाई देता था। और वो रीजन क्या था उसका? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और इस फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसेस को, जो भी लाइट आपका दिखना हुआ, कमरे से किसी किसी होल से लाइट का आना हुआ, इस सारे प्रोसेस को आप टिंडल इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? टिंडल इफेक्ट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये जो लाइट का स्कैटर होना है, फैलना है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। इस फिनोमेना को, ये जो भी प्रोसेस है, जो भी लाइट का आना, आकर टकराना, टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंचना, ये सब टिंडल इफेक्ट है। जैसे किसी कमरे में टिंडल इफेक्ट होता कैसे? जिस कमरे में हो गया, किसी जंगल में हो गया, किसी धुआं, बहुत ज्यादा धुआं है वहां पर, और आप टॉर्च बार रहे हो, टॉर्च जला रहे हो, मतलब सॉरी थोड़ा सा आ ही जाता है अपना हिंदी वाला। तो टॉर्च जला रहे हो आप, है ना, तो वहां पर जब आप टॉर्च जलाओगे तो पूरा रोशनी आपको टॉर्च से जाती दिखाई देगी, वो चीज है टिंडल इफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टिंडल इफेक्ट हो गया। कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ स्काई। आपने देखा होगा कि जो स्काई की कलर है वो ब्लू दिखाई देती है ना। और अच्छा एक चीज और, ये मॉर्निंग में और इवनिंग में ये जो सन है वो हमको रेड दिखता है, रेडिश कलर का दिखता है। ऐसा क्यों? और ये ब्लू कलर, स्काई जो है वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है, चलो ये भी देख लेते हैं। देखो, मैंने एक चीज आपको समझाया था स्टार्टिंग में, और मैंने एक बार ध्यान दीजिए, जो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट के जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, स्टार्टिंग में जो बनाया था, जो मैंने आपको 10th चैप्टर समझाया था,
उसमें बहुत सारी नॉलेज थी और जिनका यूज हम देखो यहाँ पे कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं, हर जगह। यहाँ देखो आपने रिफ्रैक्शन को स्टडी किया, यहाँ पर भी आपने रिफ्रैक्शन को स्टडी किया, इससे पिछले वाला टॉपिक जो था प्रिज्म वाला, उसमें आपने रिफ्रैक्शन को स्टडी किया, जो रेनबो वाला था उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों स्टडी किए हैं। ये चीजें जैसे याद कीजिए, मैं बनाया था एक बार, ये वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ से टकराया, ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ पर डिस्पर्स हो गया, थोड़ा फैल गया, ये है ना, स्प्लिट हो रहा है लाइट, और टकरा करके फिर से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे तीनों चीजें हो रही है, देखो, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, फिर रिफ्लेक्शन, और यही रिस्पेक्टिवली बोलना भी है आपने जब आप क्वेश्चन में आएगा तब, ठीक है। तो हम 10th चैप्टर के ही टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, बस वहां उसको हम डिटेल में कैसे अप्लाई करते हैं, नेचर कैसे, नेचर में कैसे मिलता है, ये वो स्टडी कर रहे हैं। अब देखो, मैंने ये भी आपको बताया था कि जो रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो काफी बड़ी होती है, और जो वॉयलेट है उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। आप देखिए इसका जो वेवलेंथ है, ये और ये, इसकी जो वेवलेंथ है वो दोनों में काफी अंतर है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, रेड और वॉयलेट इन दोनों में रेस हो जाए और सेम डिस्टेंस कवर करना हो, पहले कौन जीतेगा? और एक चीज ध्यान रहे, इन दोनों की जो स्पीड है, स्पीड ध्यान दीजिए, वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, स्पीड दोनों की सेम है। रेड और वॉयलेट में कौन जीतेगा? वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके अब सोचिए कि इन दोनों में कौन जीतना चाहिए। मैं आंसर दे रहा हूं आपको, इसमें रेड जीतेगा, क्योंकि उसे डिस्टेंस तो कम कवर करना पड़ रहा है। यहां से इक्वल डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्टेंस आर को कम करना, कवर कम करना पड़ रहा है, और वेलोसिटी को, सॉरी, वॉयलेट को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। दोनों की स्पीड सेम है, सिंस ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसीलिए इसकी जो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करने की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, यानी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि देख रहे हो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तुरंत से भागेगा, और जिसको ऐसे ऐसे भागना पड़ेगा, ऐसे ऊपर नीचे, तो उसमें टाइम लगेगा ना। ओके, अब यहां समझिए, इसकी वेवलेंथ छोटी है, छोटी होने की वजह से इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। चलो इसको समझ लेते हैं, फिर से जूम करना शुरू करते हैं। जूम कर रहा हूं मैं से अब देखिए, ये जो पार्टिकल्स थे, ये तो खैर मिल्क पार्टिकल्स थे, ये रहे हमारे एयर पार्टिकल्स। इसको हम यहां लेके आते हैं, ये ले आया मैं एयर पार्टिकल्स को, ये इस टाइप से, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा जल्दी बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अब इतनी जल्दी हाथ चल नहीं रहा, बस हो गया। अब आप देखिए, ऐसे बहुत सारे रेस जाएंगे ना, बहुत सारी होंगी, सीधी सी बात है, ऐसे बहुत सारी होंगी। ये जो रेस है, ये जो लैम्डा है, मतलब वेवलेंथ है, इनसे थोड़ा पार्टिकल छोटा बना दिया मैंने और बड़ा बनेगा। ये वेवलेंथ इनसे ज्यादा टकराती है, ज्यादा टकराने की वजह से ये ज्यादा क्या नाम स्कैटर होती है, ज्यादा स्कैटर होने की वजह से ज्यादा फैलती है एटमोस्फेयर में, और जो चीज ज्यादा ज्यादा कलर जो ज्यादा फैलेगी वही हमारे आंखों तक पहुंच पाएगी, सीधी सी बात है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ जब सन होता है तो यहाँ ब्लू कलर का जो स्कैटरिंग है वो बहुत ज्यादा होता है, इस पोर्शन में बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से जो ब्लू कलर है हमें क्लियर विजिबल होता है। अब बात करते हैं रेड की। रेड देखो बहुत कम डिस्टेंस, सॉरी बहुत कम फ्रीक्वेंसी ले रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा टर्न ले रहा है वो पर सेकेंड, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ये तो कम पार्टिकल से टकराएगा ना, जिसकी वजह से इसका डिस्पर्सन कम होगा, इसकी वजह से इसका एनर्जी लॉस भी कम होगा। एनर्जी लॉस कम होने की वजह से जो ये जो लाइट है सन से आने वाली सीधी हमारे आंखों तक पहुंचती है, डिस्पर्सन हुआ ही नहीं उसका, और इसी वजह से सन हमको रेड दिखाई देता है, कम स्कैटरिंग हुई है इसलिए, ठीक है। जो स्काई ब्लू दिखता है, यही रीजन है कि हमको जो जो सी है वो हमें डार्क, डीप सी वो डार्क ब्लू दिखाई देता है, वो भी सेम स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही वो है, एग्जांपल है। और कोई बचा है क्या? कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज हो गया, सनसेट एंड सनराइज हो गया, कलर ऑफ स्काई हो गया, टिंडल इफेक्ट हो गया, सब कुछ हो चुका है लगभग जितना भी मुझे याद है। और ये जो आपका अरिहंत है, इसमें जो भी कुछ टॉपिक है वो मैंने क्लियर किया। अभी कोई भी टॉपिक क्लियर करना हो तो हम देखेंगे। हाँ, एक चीज और रह गया, याद आ गया मुझे। ये स्काई ब्लू दिख रहा है ना, हम जब अर्थ में हैं, हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से अगर बाहर जाते हैं तो ये कैसा दिखेगा? ये बाहर का जो वैक्यूम है, ये वैक्यूम कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखता है। क्यों? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखता है, स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया था कि ऑब्जेक्ट कोई भी तब दिखता है जब कोई रिफ्लेक्शन होता है लाइट का।
इस टी शर्ट से लाइट टकरा करके आपकी आंखों तक पहुंच रही है, इसीलिए आपको ये टी शर्ट दिख रहा है, वरना नहीं दिखता। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं क्योंकि ये जो लाइट आ रही है बल्ब से, ये मुझसे पे टकरा रही है, मेरे से टकरा करके जो रेज हैं ये आप तक, आंखों तक पहुंच रही हैं, और मैं आपको विजिबल हो रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ। बट अगर मैं स्काई में, सॉरी, वैक्यूम में पहुंच जाऊं, स्पेस में पहुंच जाऊं, तो वहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एल, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सिंस रिफ्लेक्शन ही नहीं है यहाँ पे, या रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं आप वहां पे, कुछ ट्रांसपेरेंट तो होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होने की वजह से ये पूरा जो स्पेस है वो ब्लैक दिखाई देता है, डार्क ब्लैक। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमने स्टडी किया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अरिहंत बुक के चैप्टर को क्लियर करेंगे, और ये चैप्टर कोशिश करेंगे कि निपटा ही दें। बड़े कम क्वेश्चन है, कुछ खास ज्यादा है नहीं, अब बड़े मजेदार है, बड़ा मजा आने वाला है इसमें। मैं बहुत एंथुसियास्टिक फील कर रहा हूँ, एंथुसियाज्म फील कर रहा हूँ कि बस अभी शुरू कर दें। लेकिन ये बहुत लेट हो रहा है मुझे, काफी ज्यादा, मुझे सोना भी है, सुबह उठना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।